दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, खबर यह है कि बिहार में 10 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और ये पंचायत चुनाव अगस्त से नवंबर के बीच हो सकती है। मतदान 27 अगस्त से हो सकता है। इसी प्रकार 10वीं और अंतिम चरण के लिए मतदान 31 अक्टूबर को होने की संभावना है। जी हां, सभी 10 चरणों में होने वाले मतदान की गिनती 3 दिनों के अंदर ही कराई जा सकती है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने 3 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को लेकर किसी भी कार्यक्रम निर्धारित करने से इनकार किया है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दोस्तों बिहार में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का असर दवाओं पर भी दिख रहा है। जी हां, माल भाड़ा और कच्चे माल की लागत में इजाफा होने का हवाला देकर दवा कंपनियों ने दवाओं के रेट बढ़ा दिए हैं। उनके मुताबिक ये बढ़ोतरी 5 से 10% तक हुई है। इससे कैंसर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल और सांस की दवाओं समेत कई अन्य जीवन रक्षक दवाएं महंगी हो गई है। ये दवाएं 4 से लेकर 40 रुपए तक महंगी हुई है। सबसे अधिक कीमतें उन दवाओं की बढ़ी है जो मरीज को लंबे समय तक खानी पड़ती है। यह जानकारों के मुताबिक 1 महीने से दवाओं की कीमत में वृद्धि हो रही है। जी हां, बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पीके सिंह के अनुसार दवाओं के दाम में वृद्धि का मुख्य कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होना है। जी हां, व्यापारियों का कहना है कि तेल की कीमत बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ा है। दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत भी बढ़ी है। बिहार ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व सचिव संतोष कुमार ने बताया कि दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल चीन सहित दूसरे देशों से आता है। जो कच्चे माल के आयात में दिक्कतें बढ़ी है, इसका असर दवाओं की कीमत पर भी पड़ा है। दोस्तों बिहार से ही एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार में अगर किसी व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत होती है तो उन्हें आर्थिक मदद के तौर पर 4 लाख रुपए दिया जाएगा। खबर के अनुसार कोरोना से मौत पर उनके परिजनों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए यह बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के भीतर मरने वाले उन्हीं लोगों के निकटतम परिजनों को 4 लाख की राशि दी जाएगी जो राज्य के निवासी हैं, यानी कि जो बिहार के निवासी हैं। जो लोग बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं उन्हें यह राशि नहीं दी जाएगी। जी हां, कोरोना से मौत होने पर परिजनों को पैसे का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। अगर किसी परिवार में ऐसी घटना घटी है तो उस परिवार के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यालय ने सभी जिलों की एसपी को सतर्कता बढ़ाने को कहा है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर भी जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा है कि रूटीन स्तर पर अलर्ट जारी किया जा गया है, वैसी कोई विशेष बात नहीं है। राजधानी समेत अन्य जगहों पर चौकसी बढ़ाई गई है। पटना जंक्शन पर भी पुलिस की ओर से जांच अभियान चलाया गया है। इसके अलावा गया के महाबोधि मंदिर में भी चौकसी बढ़ाई गई है। दोस्तों फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई की दूसरी टीम से कराने की मांग पर पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने 3 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करने का फैसला किया है। यहां पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में लॉ के एक छात्र ने याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की हो रही जांच में कोर्ट हस्तक्षेप हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई की दूसरी टीम को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जाए। दोस्तों बिहार के गांव की गलियां अब अंधेरे में नहीं रहेगी। जी हां, सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन होगी। सरकार की यह योजना थी कि सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लगाई जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। जल्द ही योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के लिए भेजा जाएगा। जी हां, एक पंचायत में औसतन 150 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। जी हां, बिहार सरकार की इकाई बरेडा द्वारा इस योजना को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने मुखिया की भूमिका काफी सीमित कर
दी है। ऐसा पिछली योजनाओं में बड़े पैमाने पर घपले की वजह से किया गया है। तय योजना के तहत एक वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। स्थानीय लोगों की सहायता से स्थान चिन्हित किए गए हैं। एक पंचायत में 150 स्ट्रीट लगाए जाने की योजना के तहत 140 स्ट्रीट लाइट सर्वे में चिन्हित स्थानों पर लगाई जाएगी। वही 10 स्ट्रीट लाइट कहां लगेगी यह तय करने का अधिकार पंचायत के मुखिया का होगा। गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना के लिए कंपनी का चयन बरेडा की देखरेख में होगा। बरेडा इसके लिए उन प्रतिष्ठान एजेंसियों की एक डायरेक्टरी बना रहा है जो सोलर लाइट लगाने का काम करते हैं। दोस्तों, अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने हालिया मोदी समर्थक ट्वीट को भाजपा में घर वापसी के प्रयास के रूप में देखे जाने की अटकलों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा है कि उन्होंने हुए टिप्पणी एक व्यंग के तौर पर की थी और पार्टी बदलने की कोई भी इच्छा नहीं है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा ने रविवार को ट्वीट करके कहा था कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा मोदी से दुखी। जी हां, उन्होंने कहा कि यह मनोरंजन के लिए रविवार को व्यंग के तौर पर कहा गया था। मैं हर रविवार को मनोरंजन के लिए कुछ ट्वीट करता हूं और उनसे कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ना तो मुझे कांग्रेस छोड़ने और ना ही भाजपा में शामिल होने की कोई भावना है और ना ही इस संबंध में मेरी कोई इच्छा है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एसटीईटी पात्रता परीक्षा है, यह नियुक्ति तो नियोजन इकाई करेगी। इसके लिए नियोजन इकाई की ही मेगा सूची तैयार करेगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि एसटीईटी 2019 के पास अभ्यर्थियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो अभ्यर्थी पास एवं मेगा सूची में है उनकी स्थिति पूर्वोत्तर यानी कि पहले की तरफ बरकरार है, उन्हें कोई मेगा सूची से बाहर नहीं कर सकता है। इसके साथ ही उन्हें भी यह समझना चाहिए कि यह पात्रता परीक्षा की मेगा सूची है, नियुक्ति की मेगा सूची नहीं है। दोस्तों, कल तक यानी कि 2 जुलाई तक उत्तर बिहार में विशेषकर हिमालय की तराई वाले इलाकों और जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। जी हां, दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन अब उत्तर बिहार की तरफ शिफ्ट हो गई है। जी आईएमडी पटना के मुताबिक बिहार के उत्तरी इलाकों में नमी की मात्रा भी बढ़ी हुई रहेगी। इससे ठंडके की घटनाएं भी बड़ी संख्या में होगी। जी वही दक्षिण और मध्य बिहार में भी लगातार बादल छाए रहेंगे। जी हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। जमीन से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक पछुआ हवा बह रही है। जी हालांकि उत्तर बिहार में पूर्वीय हवा का भी दबाव बना हुआ है। जी हां, बिहार में कल ठनका गिरने से 11 लोगों की जान चली गई। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 3-3, पटना में 2 और नालंदा, मधेपुरा और औरंगाबाद में 1-1 व्यक्ति की ठनका गिरने से मौत हो गई है। जी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम में घर से बाहर नहीं जाएं। जी और बारिश में कहीं रुककर शरण लें। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में तेजी के कारण ट्रांसपोर्टरों ने माल भाड़ा 25 से 30% तक बढ़ा दिया है। इससे खाद्य, फल, सब्जियों समेत कई अन्य वस्तुओं के दाम में भी इजाफा हो गया है। जी हां, भवन निर्माण सामग्रियों की कीमतों में भी 20% तक का इजाफा हो चुका है। बिहार में किराना सामान, फल, सब्जी और खाने के अन्य सामान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, राजस्थान से ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं। इसके साथ ही कार, बाइक, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा, भवन निर्माण सामग्री यानी कि मकान बनाने की सामान भी बाहर से आती है। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसाय संघ के महामंत्री नवीन कुमार ने बताया है कि माल भाड़ा 10 से 20% तक बढ़ गया है। इसके कारण बाहर से आने वाले अनाज के दाम भी बढ़ गए हैं। जी हां, बिहार में फ्रूट एंड वेजिटेबल एसओ के संयुक्त सचिव ने कहा है कि एक माह में भाड़ा 20,000 प्रति ट्रक बढ़ा है। एक थोक सब्जी व्यापारी ने कहा है कि फल सब्जी के दाम में भाड़े का योगदान 30% तक रहता है। भाड़ा बढ़ने से सब्जियां भी 20% तक महंगी हो गई है। जी हां, उधर सीमेंट कारोबारी की माने तो सीमेंट 380 से 450 रुपए बिक रहा है। प्रति बोरी 10 से 30 रुपए तक का इजाफा एक सप्ताह में हो चुका है। जो ईंट लॉकडाउन से पहले 14,000 प्रति टेलर बिक रही थी, वे आज 15,000 रुपए प्रति टेलर बिक रहा है। जी और ये टेलर की माने तो 1500 ईंट के दाम, लाल बालू के दाम 1500 रुपए, सीएफटी और छड़ की कीमत में 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई है। जी हां, इधर ट्रांसपोर्ट की लागत में लगभग 60% हिस्सा डीजल का होता है। 25 से 30% हिस्सा मेंटेनेंस, लोन, किस्त आदि का होता है। चेन्नई से पटना तक अगर एक ट्रक अभी 80,000 रुपए में बुक होता है तो इसमें लगभग 55,000 रुपए डीजल का लग जाता है। इसकी भरपाई कहीं ना कहीं भाड़े के रेट बढ़ाकर ही हो सकती है।
दोस्तों, बाढ़ की समस्या से लड़ रहे बिहार में चूहों के बाद अब मगरमच्छों की करामत तो सामने आई है। यह मामला पश्चिमी चंपारण से जुड़ा हुआ है, जहां के बगहा के पिपरासी तटबंध में मगरमच्छों ने मिलकर सुरंग बना दी है। यह सुरंग बनाए जाने की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ गई। यह सुरंग बनाने की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रकाश दास के नेतृत्व में एक्सपर्ट की टीम ने तटबंध का जायजा लिया। जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को आशंका है कि मगरमच्छ अन्य कई स्थानों पर सुरंग बना सकते हैं। ऐसे में पानी के दबाव के कारण बांध की क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। पिपरा के तटबंध में पिपरासी के पास कटाव रोधी कार्य करने के दौरान मगरमच्छ के अंडे मिले थे, जिसे करीब 10 फीट सुरंग बनाकर मगरमच्छ ने अपना आशियाना बनाया था। मगरमच्छ के अंडों को वन विभाग ने बरामद करके सुरक्षित कर लिया है। निरीक्षण के बाद मुख्य अभियंता ने युद्ध स्तर पर सभी सुरंगों को बंद करने का आदेश दिया है। दोस्तों, चिराग पासवान को अपना बड़ा भाई बताकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उन्होंने अपनी पहल कर दी है। अब अगला कदम चिराग पासवान को ही बढ़ाना होगा। अगर वह चाहेंगे तो हमें गठबंधन से कोई आपत्ति नहीं है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की उन बातों को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि राजद को इतनी सीटों पर जीत इसलिए मिली क्योंकि लोजपा ने जदयू का विरोध करके तेजस्वी यादव की पार्टी को फायदा पहुंचाया। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस और पिता लालू प्रसाद यादव के लगभग 3.5 साल बाद पटना वापसी की तैयारी में जुटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद की सीटें इसलिए ज्यादा नहीं आई है कि चिराग पासवान ने मदद की है, उनके प्रत्याशियों की वजह से भी राजद के कई प्रत्याशी हारे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि चिराग भाई के साथ ठीक नहीं हुआ, जो हुआ उसके पीछे कौन है ये सबको पता है। अब उन्हें तय करना है कि रामविलास पासवान जी की विचारधारा को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से शराब तस्कर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। जी हां, बिहार में हर दिन बड़ी मात्रा में शराब बरामद की जाती है। इसके बावजूद भी शराब तस्कर और माफिया कई तरीके के हथकंडे अपनाकर शराब सप्लाई करते रहते हैं। इसी कड़ी में कटिहार पुलिस ने ऑटो सहित 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी हां, इस संबंध में पुलिस ने बताया है कि लगातार जिले में यानी कि कटिहार जिले में शराबबंदी अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बारसोई डीएसपी ने बताया है कि बलरामपुर थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि ऑटो से 2 तस्कर बड़ी मात्रा में शराब लेकर जिले से पार हो रहे हैं। यह सूचना मिलते ही बलरामपुर थाना अध्यक्ष ने तत्काल वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 बिना नंबर के ऑटो को देखकर पुलिसकर्मियों को शक हुआ। ऑटो रोककर जब तलाशी ली गई तो पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। पुलिस ने देखा है कि शराब तस्करी के लिए ऑटो में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। ऑटो के बीच में तय खाना बना दिया गया था जिसके अंदर ही शराब रखी जाती थी, जिससे किसी को शक ना हो। दोनों ऑटो में 197 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में ऑटो सहित 2 तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, कोरोना आपदा में एक तरफ जहां मानव जीवन पर खतरा मंडरा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारियों के लिए कमाई का अवसर आ गया था। आपदा को अवसर में बदलकर अधिकारियों ने सरकारी खजाने में जमकर लूट मचाई। जब अधिकारी ही सरकारी खजाने लूटने लगे तो फिर कौन बचाएगा। हर जिले में कोरोना काल में सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर बंदरबांट की बात सामने आई है। मोतिहारी में तो हद हो गया। अंचल अधिकारी और उसके शागिर्दों ने मिलकर सरकारी खजाने को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। सीओ और माफिया कमीशन का 25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन अब पूरी चालाकी धर ली गई है। हालांकि सीईओ की करनी का फल अकेले ठेकेदार भुगत रहा है। सीईओ का स्थानांतरण हो गया, लिहाजा वे चैन की बांसुरी बजा रहा है। दोस्तों, दिल्ली एम्स में अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वापस पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर उन्होंने मीडिया से हल्की बातचीत में कहा है कि सब कुछ ठीक है और डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद वे वापस आ गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी धूप से बचना है, बाहर नहीं निकलना है और अगले 3-4 दिनों तक परहेज रखना है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोनों आंखों की सर्जरी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोतियाबिंद की परेशानी थी। मोतियाबिंद की सर्जरी के कुछ देर बाद उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दूं कि एम्स में उनकी आंखों का इलाज चल रहा है। इस वजह से 23 जून को वह एम्स में आए थे। उस दिन उनकी आंखों की जांच की गई थी। इसके बाद 24 जून को उनकी एक आंख के मोतियाबिंद की सर्जरी की गई थी। फिर उसके अगले ही दिन उनकी दूसरी आंख की भी सर्जरी की गई थी। दोस्तों, भागलपुर के बुनकर अब बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों की पोशाक के लिए कपड़ा तैयार करेंगे। जी हां, हस्तकरघा और रेशम निदेशालय के निदेशक ने यह आदेश जारी किया है। जी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए कपड़ा तैयार कराने का निर्णय लिया है। हस्तकरघा और रेशम निदेशालय के निदेशक ने 29 जून को बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि शिक्षा विभाग ने स्थानीय स्तर पर निर्मित खादी, हैंडलूम और पावरलूम के कपड़ों से पोशाक निर्माण को प्राथमिकता देते हुए कक्षा 1 से 12वीं के
छात्र छात्राओं को 2 सेट सिला हुआ पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। जहां उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बदहाल बुनकरों को पोशाक योजना के अंतर्गत कपड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू करने से रोजगार मिलेगा। जहां बुनकर संघ के सदस्य सरकार से जल्द पोशाक के कपड़े तैयार करने की अनुमति मांग रहे थे। जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक में करीब 7 लाख छात्र हैं। शिक्षा विभाग के निर्णय से बुनकरों को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने इंटर में नामांकन के लिए आवेदन तिथि बढ़ा दी है। जहां छात्र सत्र 2021 से 23 के लिए 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की तिथि 19 से 28 जून तक निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्रों के हित में बिहार बोर्ड ने तिथि बढ़ा दी है। 11वीं में एडमिशन के इच्छुक छात्र ऑनलाइन फैसिलिटेशन फॉर स्टूडेंट यानी कि OFSS बिहार की वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जहां बोर्ड ने कहा है कि 10वीं पास करने वाले बिहार बोर्ड के छात्र अभी से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि CBSE और फिर ICSE 10वीं के छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़े जाने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा। जहां साथ ही साथ प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों को 5 साल तक की जेल भी होगी। जहां खबर के अनुसार बिहार में 15 सितंबर 2021 से यह नियम लागू भी कर दिया जाएगा। जहां सरकार ने सभी दुकानदारों और फेरी वाले को 14 दिसंबर तक का अपना स्टॉक खत्म कर देने को कहा है। क्योंकि इसके बाद अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने प्लास्टिक से बने प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, कटोरी, पानी के पाउच या फिर बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और फिर ध्वज, पट आदि को बंद करने का फैसला किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 18 जून को इस संबंध में सूचना जारी कर दिया था। सरकार ने प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी दी है। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। दोस्तों, मिथिलांचल के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरफोर्स से NOC मिल गई है। ऐसे में अब टर्मिनल भवन और आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे लोगों को अब दरभंगा एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं मिल जा सकेगी। एयरफोर्स से NOC मिलने के बाद जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। जल संसाधन मंत्री विजय झा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्विटर पर लिखा है कि हमें खुशी है कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से NOC मिल गई है। राज्य सरकार अब जल्द आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करेगी ताकि यहां टर्मिनल भवन और जरूरी सुविधाओं का निर्माण कराया जा सके। दोस्तों, बिहार के बगहा जिले में मूसलाधार बारिश के बीच गंडक नदी में नाव पलट गई। जहां बताया जा रहा है कि 9 लोग नाव में सवार थे, जिसमें से 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जहां वही 2 लोग अब भी लापता है। घटना के बाद स्थल पर पुलिस की टीम पहुंच गई। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिहार में बारिश का कहर जारी है। जानकारी के अनुसार आज सुबह नाव पर सवार होकर लोग गंडक नदी के पार सब्जी तोड़ने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण सभी लोग धार में बह गए। वही नाव चालकों ने 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया। वही 2 लोग अब भी लापता हैं। लापता की पहचान राम जतन पासवान और उनकी पत्नी हसरजिया देवी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से गंडक नदी उफान पर है। नदी में तेज रफ्तार से धार बह रही है। हालांकि रेड लाइट से ऊपर अभी तक जल स्तर नहीं पहुंचा है। बिहार में बाढ़ को लेकर पहले भी आपदा विभाग का अलर्ट जारी है। मौसम केंद्र पटना की ओर से बिहार में मानसून के कारण 2 जुलाई तक यानी कि कल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। दोस्तों, एलोपैथी पर टिप्पणी करने के मामले में देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज FIR के खिलाफ स्वामी रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में योग गुरु बाबा रामदेव का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कहा है कि स्वामी रामदेव को लेकर देश भर में विभिन्न FIR दर्ज की गई है। हम ये चाहते हैं कि तमाम FIR को इकट्ठा किया जाए और उनको दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा है कि स्वामी रामदेव एक पब्लिक फिगर हैं। वकील ने दावा किया है कि स्वामी रामदेव ने डॉक्टरों को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी ने कहा है कि रामदेव के द्वारा दवा बनाने के बाद तमाम डॉक्टर उनके खिलाफ हो गए।
दोस्तों बिहार में नैनो यूरिया की लॉन्चिंग पश्चिम चंपारण से होगी, जहां इसकी पहली खेप अगले पखवाड़े पहुंच जाएगी। इसका वितरण जिले के 117 सदस्यीय पैक्सों के माध्यम से किया जाएगा। इफ्को के बेतिया क्षेत्र के मुख्य प्रबंधक गिलवर्ट फिलिप के अनुसार नैनो यूरिया के प्रभाव का ट्रायल पिछले साल किया गया था, जब बेहतर परिणाम सामने आया था। गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर इसकी लॉन्चिंग की तैयारी की जा रही है। जहां नैनो यूरिया का प्रशिक्षण पश्चिमी चंपारण के माधवपुर कृषि विज्ञान केंद्र सहित 40 किसानों के धान के खेतों में किया गया था। यह सभी जगहों से बेहतर परिणाम निकले हैं और अब यहां से धीरे धीरे निकलते निकलते पूरे बिहार में इसकी खेप बढ़ाई जाएगी। दोस्तों मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए अब तक कुल 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी दरों को संशोधित किया है। इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में जीएसटी के लागू होने के बाद से कुल मिलाकर 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। यह कटौती करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। देश भर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। दोस्तों हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को विनाशक के रूप में देखा जाता है। पीयू रिसर्च सेंटर के द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि अधिकतर हिंदू धर्म के लोग शिव को मानते हैं। इस सर्वे के दौरान 22,975 हिंदुओं का इंटरव्यू किया गया था और लोगों से पूछा गया था कि वे किन हिंदू देवताओं को अपने सबसे करीबी मानते हैं। तो इसके लिए उन्हें 15 देवी देवताओं की तस्वीर दिखाई गई, जिनमें से 84% लोगों ने एक से ज्यादा देवी देवताओं का नाम लिया, क्योंकि लोगों को कई देवी देवताओं को चुनने का विकल्प दिया गया था। इसीलिए कुल संख्या 100% से अधिक है। सर्वे में पाया गया है कि 44% हिंदू अपने सबसे करीब शिव को मानते हैं। वहीं कुछ 35% हिंदू भगवान हनुमान को और 32% हिंदू गणेश को अपने सबसे करीबी मानते हैं। अहम बात यह है कि राम नाम जिस पर मीडिया में बहस होती रहती है, जो कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है, उन्हें केवल 17% लोगों ने ही चुना है। इससे ज्यादा तो लक्ष्मी को 28%, कृष्ण को 21% और काली को 20% लोगों ने चुना है। भारत के हिंदू कुछ देवी देवताओं के कितने करीब हैं, इस बारे में कई क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। जैसा कि भारत के पश्चिम में 46% हिंदू गणेश के करीब महसूस करते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर में केवल 15% ही ऐसा महसूस करते हैं और पूर्वोत्तर में 46% हिंदू कृष्ण के करीब महसूस करते हैं, जबकि दक्षिण में सिर्फ 14% ही ऐसा करते हैं। यह सर्वे के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता के होने के बावजूद भी 61% हिंदुओं का ऐसा मानना है कि ईश्वर एक है, जिसमें कई अभिव्यक्ताएं हैं। केवल 7% हिंदू एक से ज्यादा भगवान को पूजते हैं, जबकि अधिकांश मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों ने कहा है कि वे केवल एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक यात्री बस भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इसमें 40 से 50 यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 4 के हालात गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बस बिहार से बंगाल जा रही थी। बताया जा रहा है कि राजगंज थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर पहले से एक ट्रक खड़ा था। इस दौरान बिहार से बंगाल जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित हो गई और बस पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। भीषण हादसे में बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में तकरीबन 40 से 50 लोग सवार बताए जा रहे हैं। इनमें से सभी हादसे में घायल हो गए हैं। बस में सवार यात्रियों ने बताया है कि बस में निर्धारित क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। लोगों का कहना था कि ड्राइवर को जीटी रोड पर झपकी आ गई, इससे बस से उसका नियंत्रण छूट गया और वे अनियंत्रित होकर जीटी रोड पर ही खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में बस में सवार लगभग सभी लोग घायल हो गई है। दोस्तों दूध की कीमतों के साथ ही आम आदमी की बजट पर एक और झटका लगा है। जी हां, पहले ही कोरोना काल में कई चीजें महंगी हो चुकी है। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ यानी कि GCMMF ने बुधवार को कहा है कि अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। कीमतों में बढ़ोतरी से अहमदाबाद में अमूल गोल्ड, ताजा, शक्ति और गाय दूध के आधा लीटर पाउच का मूल्य 29 रुपए, 23 रुपए, 26 और फिर 24 रुपए हो जाएगा। आपको बता दूं कि अमूल ने इससे पहले साल 2019 का अंतिम तिमाही में अपनी कीमतें बढ़ाई थी। GCMMF के प्रबंधक निदेशक RS सोडी ने कहा कि लगभग 1 साल और 7 महीने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण जरूरी हो गई थी।
दोस्तों, देश में व्याप्त महंगाई को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कल पटना की सड़कों पर उतरे। बैलगाड़ी पर बाइक रखकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया। इस दौरान कई बैलगाड़ी और टमटम पर सवार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पटना के विभिन्न इलाकों में गुजरे और महंगाई को कम करने की मांग की। जाप कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे नेता पप्पू यादव के जेल में जाने से हमारा मनोबल टूटा नहीं है। जब से पप्पू यादव जेल में हैं, तब से जाप कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। जन समस्याओं को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर जाप कार्यकर्ता आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। राजू दानवीर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में आपदा को अवसर बनाकर आम जनता को लूटने का काम किया है। आम आदमी के पॉकेट में डाका डाला है। अब गरीब की थाली से रोटी गायब हो चुकी है। स्थिति यह है कि अब कई लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनियों से खुश नहीं हैं, तो फिर बहुत जल्द आपके पास यह अधिकार होगा कि आप पुराने कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाहे बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसा कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जाते हैं। पावर एंड रेवेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक अमेंडमेंट बिल 2021 को जुलाई में शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन उफान मारने लगा है। इस बीच बुधवार को किसान प्रदर्शनकारियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वे अपने किसी भी नेता का स्वागत करना चाह रहे थे। यह कैसे हो सकता है? यह मंच संयुक्त मोर्चे का है। अगर मंच पर जाना है तो उसमें शामिल हो जाओ। यह सड़क पर मंच है तो फिर इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई भी आ जाए। वही राकेश टिकैत ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मंच पर आना ही है तो फिर बीजेपी छोड़कर जब बाकी जो इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उनका बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि हां, मैं धमकी दे रहा हूं, मंच पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में उन्हें कहीं आने नहीं दिया जाएगा। यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोशिश थी कि वह मंच पर झंडा लगाए, अपने नेता का स्वागत करें। आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। जी हां, यह घटना कल हुई है। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले, जिसमें दोनों गुटों के लोगों को चोट लगी है। साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि किसानों की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली देने के आरोप लगाए जा रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर किसानों के साथ गाली गलौज कर रहे थे, किसानों के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। तभी बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच मारपीट हुई। किसानों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे। इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह घटना हुई। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के भाव में उतार चढ़ाव से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। जहां खास तौर से जब कीमतों में लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा हो। पिछले 2 महीने के दौरान पेट्रोल डीजल के भाव में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा देखने को मिला है। हालांकि आज यानी कि 1 जुलाई को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसके पहले मंगलवार को कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही तेजी के बाद अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बात करें तो मंगलवार को इसमें भी तेजी देखने को मिली। दोस्तों, बिहार प्रदेश कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल करने की कवायद जारी है। सूत्रों के अनुसार अब बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का कार्यालय इस वर्ष सितंबर महीने में समाप्त होगा। इसके बाद परंपरा के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद की रेस में कोई भी बड़े नाम की चर्चा में है, लेकिन पार्टी हाईकमान की पहली पसंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर है। बिहार कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चाओं के साथ ही दावेदारी तेज हो गई है। सोमवार को कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर पटना में थे। इस दौरान सीमांचल के कई कांग्रेस नेता भी पटना में सक्रिय दिखे।
दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर के द्वारा भी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार में 6 पद के लिए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान 6 में से 4 पदों का मतदान ईवीएम से कराए जाएंगे, जबकि 2 पदों पर बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। आपको बता दूं कि बिहार में पंच और सरपंच का मतदान बैलेट पेपर से करवाने की तैयारी चल रही है, जबकि जिला परिषद मुखिया, वार्ड सदस्य और पंचायत समिति के पदों के लिए मतदान ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इस साल 10 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर सितंबर अक्टूबर में हो सकते हैं। जैसा कि आपको पहले भी इसी वीडियो में बताया गया है, बहुत जल्द राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा। दोस्तों बिहार में अनियमितता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने 27 प्रखंड विकास पदाधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कार्य में सुस्ती और लापरवाही बरतने को लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गड़बड़ी करने वाले ग्रामीण विकास पदाधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 27 बीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निलंबन से लेकर निंदन तक की सजा दी गई है। किसी अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। विभागीय मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि लापरवाही और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल हो रहा है। यह कार्रवाई उन अधिकारियों के लिए चेतावनी भी है जो अपने ढीला रवैया नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों बिहार के 6 जिलों में एसएसपी के पद को खत्म करने की तैयारी है। सरकार सुरक्षा पर खर्च भी घटाने जा रही है। जिन जिलों में एडिशनल एसपी का पद खत्म किया जाएगा, यहां सुरक्षा पर सरकार का खर्च भी घट जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के जहानाबाद, नालंदा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अरवल और पूर्वी चंपारण में एसएसपी का पोस्ट खत्म करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नई रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी 6 जिलों को नक्सल प्रभाव से मुक्त होने का दावा किया गया है। दोस्तों बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही इस संबंध में आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार तबादले के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसे जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। तबादले को लेकर तैयार किए जा रहे सॉफ्टवेयर को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि ऐसा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस सॉफ्टवेयर में सभी जिलों के डीईओ, इकाईवार नियोजन, विषयवार, कोटिलवार रिक्त पदों की जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें जिस कोटि के शिक्षक होंगे वे उस कोटि में तबादले के लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।